मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप अपने सभी साथियों का, सभी सहयोगियों का स्वागत करती हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है शब्द भेद, यानी आज हम बात करने वाले हैं साथियों शब्द भेद पर। किस पर बात करेंगे? शब्द भेद पर चर्चा करेंगे। यानी सबसे पहले तो हम बात करेंगे शब्द पर। किस पर? शब्द पर बात करेंगे। शब्द पर चर्चा करने के बाद शब्द को जानेंगे कि शब्द के विभाजन के कितने आधार हैं, और उन आधारों को समझने के बाद साथियों हम पहुंचेंगे धीरे धीरे अपने शब्द भेद की ओर। तो हमारे जो भी साथी लाइव आ चुके हैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है, सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का। चलिए बहुत से लोग लाइव आ चुके हैं। ऋचा कुशवाहा हैं, विधि शिवारे हैं, मोनिका, रूबी, हेमा प्रजापति, राज ठाकुर, रिंकी मिश्रा, कोमल साहू, चेतन बाबू, रूबी राजपूत, ममता कुमारी, पूजा तिवारी, शिखर यादव, कुमार सुनील, त्यागी सोनम, मुकेश कुमार, रूबी राजपूत, ममता शुक्ला। चलिए बहुत से साथी हैं, अनुराधा हैं, शालिनी है, दीपिका है, मंजीत राज हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। नमस्ते सभी को, नमस्ते। तो साथियों सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। पहले चर्चा किस पर होगी? शब्द किसे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा है का प्लस माँ प्लस ला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि का, माँ और ला, तो ये क्या बन गया? कमल बन गया। क्या बन गया? कमल बन गया। तो कमल क्या है? कमल एक शब्द है। कमल क्या है? कमल एक शब्द है। तो हम इसी तरह कह सकते हैं वर्णों का सार्थक मेल, या हम कह सकते हैं वर्णों की अर्थपूर्ण मेल। वर्णों का अर्थपूर्ण मेल ही क्या कहलाता है? अर्थपूर्ण मेल ही साथियों शब्द कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, सार्थक वर्णों का मेल, यहां पर हम क्या कह सकते हैं? अन्यथा हम कह सकते हैं सार्थक वर्णों का मेल। सार्थक वर्णों का मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी मेल तो हम संधि में भी कराते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर जो हम मेल कराएंगे वो सार्थक वर्णों का मेल कराएंगे, अर्थपूर्ण वर्णों का मेल कराएंगे। क्योंकि अगर अर्थ होगा तो ही हमारा शब्द बनेगा। अगर अर्थ नहीं होगा, अगर अर्थ नहीं दे रहा होगा तो साथियों शब्द नहीं होगा। क्या होगा? शब्द नहीं होगा। चलिए अच्छा, ये बात हो गई। अब इस तरह अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस तरह अगर हम बात करें साथियों तो एक बात और आती है पद की। किसकी आती है? पद की। तो जैसे पहले हम शब्द देख लेते हैं, जैसे कमल है, कानपुर है, मेला है, घर है ना, ये सब क्या है? सभी के सभी हमारे शब्द हैं। सभी के सभी क्या है? शब्द हैं। अब यहाँ पर कभी कभी एक शब्द और बन जाता है पद, है ना। क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा पद ही शब्द हैं। पद क्या होते हैं? पद को ही शब्द कहते हैं, कोई दूसरी चीज नहीं होती है। पद और शब्द दोनों एक हैं, अंतर सिर्फ 0.00 होता है। क्या 0.00 होता है? कि अगर शब्द का प्रयोग वाक्य में है, अगर शब्द का प्रयोग वाक्य में हुआ है तो वह पद कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जैसे अगर हम बात करें तो हम सभी ने पढ़ा होगा, संज्ञा पढ़ी होगी। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही तो कहते हैं। फिर उदाहरण के लिए हम क्या देते हैं? जैसे राम, कानपुर, मोहन, है ना। तो जो जैसे है ना, राम, कानपुर, मोहन, ये किसी वाक्य में प्रयुक्त नहीं है तो क्या है? शब्द है। लेकिन अगर हम कह दें राम कानपुर जाता है तो इस राम का प्रयोग वाक्य में हो गया है, तो अब ये शब्द नहीं है, अब क्या बन चुका है? अब पद बन चुका है।
अब क्या बन चुका है, पद बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द ही पद होते हैं, शब्द ही पद होते हैं, या पद जो होता है वो शब्द ही होता है। लेकिन कब, जब उसका प्रयोग वाक्य में हो गया हो, जब उसका प्रयोग वाक्य में हो गया हो तब क्या कहलाता है, तब साथियों पद कहलाता है। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई? अब आप कहोगे हाँ आ गई, ठीक है। तो अब साथियों हम बात करते हैं शब्द के विभाजन के, ठीक है। किसके विषय में बात करेंगे? शब्द के विभाजन, शब्द के विभाजन के आधार, इस शब्द को कितनी तरह से बांटा गया है, शब्द के विभाजन के कितने आधार है। जैसे हमने स्वरों में पढ़ा था विभाजन का आधार, हमने व्यंजन में पढ़ा था वर्णों का आधार, वर्णों के विभाजन का आधार, हमने लेखन में पढ़ा था विभाजन का आधार। अब हम बात करते हैं शब्द के विभाजन के आधार, यानी शब्द को अगर बांटा गया है तो किन किन आधारों पर बांटा गया है, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। इसी को हम कह सकते हैं इतिहास के आधार पर, इसी को हम कह सकते हैं स्रोत के आधार पर, है ना। तो पहला आधार क्या है, हम कहते हैं किसी का स्रोत क्या है, यानी कोई चीज निकली कैसे है, तो स्रोत के आधार पर। दूसरा हमने कहा उत्पत्ति के आधार पर, यानी जो उसका जन्म हुआ है तो किस तरह से हुआ है, कितने जब जन्म हो गया तो कितने प्रकार बताए गए। अगर उसका इतिहास है, अगर उसका इतिहास है तो क्या इतिहास है, इतिहास के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा। तो जब इस तरह से हम बात करते हैं तो साथियों इसके विभाजन के कितने आधार होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। सबसे पहले आता है आपका तत्सम। क्या आता है? तत्सम आता है। दूसरा आपका क्या आता है? तद्भव आता है। तीसरा क्या आता है? देशज आता है। चौथा क्या आता है साथियों? विदेशज आता है। क्या आता है? विदेशज आता है। और चौथा, पांचवा आता है आपका संकर। क्या आता है? संकर आता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर। ठीक है, अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे इसको। अगर हम बात करें तत्सम किसे कहते हैं, अगर हम आपसे कहें, चलिए एक एक स्रोत को पकड़ लेते हैं, स्रोत को बाद में पकड़। फिर दूसरा आता है हमारा व्युत्पत्ति। क्या आता है? व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या कहता है? बनावट के आधार पर। क्या कहता है? रचना के आधार पर। यानी अगर अगला हम बात करें तो अगले को क्या कहेंगे? बनावट या रचना के आधार पर। क्या कहेंगे? व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। तो साथियों व्युत्पत्ति क्या हुई? विशेष उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति तो हो चुकी थी, अब इसको विशेष बना दिया गया, यानी कुछ तो किया गया होगा, ठीक है, तो वो व्युत्पत्ति हो गई। बनावट, इसको क्या किया गया? बनाया गया, इसकी रचना की गई, है ना। तो ये जो होते हैं व्युत्पत्ति, बनावट, रचना का आधार दूसरा होता है। तो इसके आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आपका आता है रूढ़। सबसे पहले क्या आता है? रूढ़ आता है। दूसरा आपका क्या आता है? यौगिक आता है। तीसरा क्या आता है? योगारूढ़ आता है। क्या आता है? योगारूढ़ आता है। यानी इस तरह से कितने हो गए? 3 हो गए। क्या हो गए? 3 हो गए। बात समझ में आ गई? रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। अब हम बात करते हैं तीसरे आधार पर। देखिए ये पहला आधार हो गया, ये दूसरा आधार हो गया, ये तीसरा आधार हो गया। तीसरे आधार को कहा जाता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अर्थ के आधार पर कितने भाग होते हैं साथियों?
चार आधार होते हैं, ध्यान से, चार भाग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वे शब्द जिनके एक अर्थ हों। अब आप बताओ, जिन शब्द के एक अर्थ होंगे उनको हम बच्चा क्या कहेंगे? उनको कहेंगे एकार्थी। क्या कहेंगे? एकार्थी। एक अर्थ वाले एकार्थी, एक अर्थ वाले एकार्थी। ठीक है। फिर दूसरा जब अर्थ निकला, यानी एक अर्थ होंगे तो अनेक अर्थ भी होंगे, जैसे अनेकार्थी। दूसरा क्या हो गया? अनेकार्थी। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने आपसे कहा चादर, या जैसे हमने आपसे कहा कफन, तो कफन का बच्चा क्या अर्थ होता है? कफन एक ऐसा श्वेत वस्त्र होता है, तो जो जीवन के अंतिम चरण में, जब जीवन की अंतिम यात्रा होती है तो वही हमें सफेद वस्त्र उड़ाया जाता है। तो कफन का तो एक सीधा सा अर्थ है अंतिम समय में उड़ाया गया वस्त्र। अब अनेकार्थी को देख लो, यानी अनेकार्थी किसे कहते हैं? जैसे हमने आपसे कहा घटा, हमने कहा घटा, तो आपने कहा मैम कौन सा घटा? एक तो घटा होता है कम, घटना होता है ना जिसको कम कहते हैं, दूसरा घटा कहते हैं बादल को। अब आप मैम ने, आपने यही नहीं बताया कौन सा घटा है, यानी घटा के कैसे हैं? अनेक अर्थ हैं। घटा के साथियों कितने अर्थ हैं? तो हमने कह दिया अनेक अर्थ हैं। तो क्या हो गया? अनेकार्थी हो गया। क्या हो गया? अनेकार्थी हो गया। ठीक है, आपने कहा ये दो तो समझ में आ गए, तीसरा भी बता दीजिए। भैया तीसरा कहते हैं समानार्थी। क्या कहते हैं? समानार्थी। समानार्थी का अर्थ है समान अर्थ वाले, यानी जो समान अर्थ दे। जो क्या कहते हैं? जो समान अर्थ दे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समानार्थी। क्या कहते हैं? समानार्थी। समान अर्थ देने वाले समानार्थी। जैसे हमने आपसे कहा कमल, हमने क्या कहा आपसे? कमल। आपने कहा अंबुज, जलज, नीरज, पंकज, तो ये सभी जो है, ये बच्चा क्या है? ये सभी के सभी समान अर्थी हैं। क्या है? समान अर्थ देते हैं, यानी समानार्थी हैं। और समानार्थी को ही हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इन्हीं को हम कहते हैं पर्यायवाची। क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब अगला जो चौथा पार्ट है, उसमें साथियों ऐसे शब्द आते हैं, उसमें ऐसे शब्द आते हैं जो कैसे होते हैं? विपरीत अर्थ वाले होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत अर्थ वाले होते हैं। तो विपरीत अर्थ वालों को क्या कहा जाता है? विपरीतार्थी कहा जाता है। उन्हीं को साथियों क्या कहा जाता है? विलोम कहा जाता है। जैसे हमने आपसे कहा सफेद, आपने तुरंत कह दिया, हमने कहा सफेद का विपरीतार्थी, आपने कह दिया काला। क्यों? क्योंकि विपरीतार्थी में विलोम होता है। हमने कहा ऊंचा, आपने कहा नीचा। हमने कहा अंदर, आपने कहा बाहर। तो ये बच्चा, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी हमारे विपरीतार्थी हैं। सभी के सभी हमारे विपरीतार्थी हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये तीन प्रकार तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। ये तो हम आपके आज ही खत्म कर देंगे। और जो हमारे साथी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम से प्लीज जुड़ जाएं, क्योंकि इन सब की आज आपको कह सकते हैं जो नोट्स बने हुए हैं ना, उसमें ये सब जो लिखा हुआ है लिपिबद्ध, आपको सीट प्रोवाइड करा दी जाएगी। सीट मतलब वही जो रिटन वर्क होता है ना, रिटन में जो आपके लिए नोट्स होते हैं उनको हम सीट्स कहते हैं। ठीक है, और वही हमारी बुकलेट होती हैं, उन्हीं को हम सीट कहते हैं। तो अगर ये सब आपको चाहिए तो जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि इसका आपको सब कुछ पीडीएफ में उपलब्ध करा दिया जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। ये सभी आपको रटना पड़ेगा, हम थोड़ा आपको हिंट दे देंगे कैसे समझना है। आगे बात करते हैं साथियों रूप या विकार या परिवर्तन के आधार पर, है ना। घनघोर इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन है आपका। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। यहाँ से जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनका लगभग 40% इसी चैप्टर से आता है। 40% इन चैप्टर से आता है, क्योंकि ये कोई एक चैप्टर नहीं है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है।
पूरा का पूरा आधा सिलेबस यही कवर किए हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है, रूप के आधार पर, यानी भैया रूप के आधार का मतलब रूप बदल लेगा। हाँ भाई, ये रूप क्या करता है, बदल लेता है। ये क्या करता है, विकार ले लेता है। विकार कहते हैं परिवर्तन को, है ना। विकार जैसे रोग होते हैं ना, रोग, वही विकार, विकृत, विकलांग, ठीक है। तो विकार क्या होता है, विकार मतलब होता है खराबी। विकार मतलब खराबी होता है, यानी इसमें क्या होता है, कुछ खराबी आ जाती है, परिवर्तन हो जाता है, बदलाव हो जाता है। और यही साथियों हमारे परिवर्तन में है कि जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिन शब्दों में परिवर्तन हो जाए, तो इस आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को कहा गया विकारी, इसमें परिवर्तन हो जाएगा, और दूसरे को क्या कहा गया, अविकारी। क्या कहा गया, अविकारी। अब आप हमसे सीख रहे हो ना, तो चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कहा गया विकारी, तो आपने तुरंत कह दिया कि भैया ये तो परिवर्तनशील होंगे। ये क्या होंगे, इसमें परिवर्तन हो जाएगा इन शब्दों में, क्योंकि ये शब्द कैसे हैं। अभी आप लिखोगे कि मैम समझ नहीं आ रहा, चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। परिवर्तनशील। कल कोई कमेंट कर रहा था कि मैम जी बहुत छोटा छोटा लिखते हो। आप यकीन मानिए बहुत बड़ा बड़ा लिखा है ना, तो आपको छोटा छोटा दिख रहा है, क्योंकि आप स्क्रीन पे इतना स्क्रीन करके देखते हो, है ना। उसका 1/3 तो आपके कमेंट लिए रहते हैं, सॉरी उसका 1/3 आप चलाते हो, 2 हिस्से आपके कमेंट लिए रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है विकारी। विकारी किसको कहते हैं, परिवर्तनशील को कहते हैं। विकारी किसको कहेंगे, परिवर्तनशील को कहेंगे। अविकारी, आ मतलब नहीं, आ मतलब नहीं, और विकारी मतलब परिवर्तनशील। तो ये कैसे होते हैं, ये नहीं परिवर्तनशील होते हैं, यानी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। हम क्या कहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। अब आप कहने लगे कि मैम आप कह रहे हो अविकारी में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमने तो पढ़ा है अव्यय में भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, जो अविकारी है, ये क्या हो गया, जो अविकारी है उसी को क्या कहते हैं, उसी को साथियों अव्यय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अव्यय भी कहा जाता है। बोलिए यहाँ तक समझ आ गया ना, आपको वहीं तक पहुंचा दिया। और अब यहाँ से मेन बात शुरू होती है कि किसको आप विकारी कहोगे, किसको अविकारी कहोगे। आप कैसे पता करोगे कि किसमें परिवर्तन होगा और किसमें नहीं होगा। तो साथियों विकारी के 4 पार्ट हैं और अविकारी के भी 4 पार्ट हैं। कौन कौन से, संज्ञा बदल जाती है, ध्यान से देखिएगा कैसे, सर्वनाम बदल जाता है, क्रिया बदल जाती है, विशेषण बदल जाते हैं। यानी इन सभी में परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा में भी हो जाएगा, सर्वनाम में भी हो जाएगा, क्रिया में भी हो जाएगा और विशेषण में भी हो जाएगा। इन सभी में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें नहीं होगा, अविकारी में नहीं होगा, क्योंकि अविकारी में क्या आता है, तो पहला होता है साथियों क्रिया विशेषण। क्या होता है, क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है संबंध, संबंधवाचक। तीसरा होता है समुच्चय, समुच्चय वाचक, ठीक है। और साथियों चौथा होता है आपका विस्मय सूचक। विस्मय सूचक, ठीक है। बात समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि स्रोत के आधार पर कितना होता है, 5 होते हैं, तत्सम, तत्व, उद्देश्य, विदेश्य, संकर। अगर हम बात करें उत्पत्ति के आधार पर रूढ़, यौगिक, योगारूढ़। अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, सभी में पीछे अर्थी लगा हुआ है। अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, याद रखिएगा। अभी ना कहना अर्थी का अर्थ चाहने वाले का अर्थ होता है आशिक, भाई वो नहीं है। यहाँ पर है विकारी या परिवर्तनशील 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी का अर्थ भी साथियों 4 होता है, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मय सूचक, और विस्मय सूचक। क्लियर। तो चलिए पहला पार्ट उठा लेते हैं, जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है स्रोत व इतिहास के आधार पर। फटाफट एक बार इसका
फटाफट भाई आप इसकी फोटो खींच लीजिए, हम साइड से हट जा रहे हैं। फटाफट भाई इसका फोटो वोटो खींच लीजिए आप लोग, नहीं तो बाद में आप हम पे इल्जाम लगा देते हैं। चलिए हो गया ना। अब बात करते हैं सबसे पहले जिसको कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको पीडीएफ मिलेंगी, हाँ बहुत बेहतर नोट्स मिलेंगे। लिखा है उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, तो अब आपको समझ में आ गया 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 होते हैं, जिनमें सबसे पहले को हम क्या कहते हैं साथियों? सबसे पहले पार्ट को हम कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम। ठीक है, अब तत्सम शब्द किसे कहते हैं समझिएगा। तत् मतलब होता है उसके, चलिए उसके, और सम मतलब समान। सम मतलब समान, है ना, सम आपका उपसर्ग होता है ना। तो यहां पर लिखा है उसके समान। तत् मतलब उसके, सम मतलब समान। उसके समान भैया किसके समान? तो आप कहोगे संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। कहने का मतलब है कि संस्कृत के शब्द ही साथियों तत्सम शब्द कहे जाते हैं। संस्कृत के शब्द ही तत्सम कहे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे में आ जाएगा आपका गोधूम। गोधूम किसको कहा जाता है? गाय को कहा जाता है। किसे कहा जाए, सॉरी गोधूम किसे कहा जाता है? गेहूं को कहा जाता है। गोधूम किसे कहा जाता है? गेहूं को कहा जाता है। जैसे हम कहें पट, पट किसे कहा जाता है? वस्त्र को कहा जाता है। पट किसे कहा जाता है? वस्त्र को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें क्षत्रिय, क्या? क्षत्रिय, है ना। तो ये हमारे किस भाषा के शब्द हैं? ये साथियों हमारे तत्सम के शब्द हैं। याद रखिए, अगर छाप को मिल जाए, जैसे छत्री है, क्षीर है, छीण है ना, ये जो सारे शब्द हैं ये हमारे किस शब्द, किस में आएंगे? तो तत्सम में आएंगे। ये सभी शब्द किस में आएंगे? तत्सम में आएंगे। कहीं भी आपको ये वाला छा मिल जाए, कहीं वाला ये छा मिल जाए, तो आप आंख बंद करके क्या लगा देना? तत्सम लगा देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा, जिसको कहा जाता है तद्भव। तद्भव, ठीक है, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव, अब देखिए जब आप इसको अलग अलग करोगे ना, तो तत् मतलब उससे, तत् मतलब उससे, और भव मतलब होता है होना। भव का अर्थ क्या होता है? भव का अर्थ होता है होना। तो यहां पर क्या निकल के आया? उससे होना। क्या निकल के आया? उससे होना। अब जैसे ही निकल के आया उससे होना, तो हमने आपसे पूछा किससे होना, तो आपने कहा संस्कृत से होना। किससे होना? संस्कृत से होना। संस्कृत से क्या होना? संस्कृत से हिंदी होना। क्या होना? संस्कृत से हिंदी होना। कहने का अर्थ क्या है वो भी देख लीजिए। कहने का बिल्कुल सीधा सा अर्थ है, संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप। कैसा रूप? बिगड़ा रूप। संस्कृत शब्दों का जो बिगड़ा रूप होता है उसी को साथियों क्या कहते हैं? हिंदी रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी रूप कहते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप जो होता है वो हिंदी होता है, क्योंकि सबसे पहले आई संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर हिंदी। तो वहां संस्कृत से का लगातार क्या हो रहा है? रूप बिगड़ रहा है। और रूप साथियों जब हम तक आया तो उसका रूप बहुत ज्यादा ही बदल चुका था। इसीलिए क्या कहा? संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप। संस्कृत शब्दों का बिगड़ा रूप। समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? अब आप कह रहे हो कि मैम थोड़ा एग्जाम्पल बता देते तो ज्यादा बेटर होता। चलिए भाई एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे जैसे गोधूम को हमने क्या कहा, गोधूम को हमने कह दिया गेहूं, क्या कह दिया, गेहूं कह दिया। पट को हमने क्या कहा, पट को कह दिया वस्त्र, है ना, वस्त्र होता है। छतरी को क्या कह दिया, छतरी को कह दिया खत्री, है ना, छा को खा में बदल दिया। क्षीर को क्या कह दिया, खीर भी कहते हैं और क्षीर को नीर भी कहते हैं। छीण को क्या कह दिया, ये छीण कह दिया, ठीक है, ये वाला छीण कह दिया। बात समझ में आ गई होगी आई होप। चलिए तीसरे की तरफ चलते हैं, जिसको कहते हैं देशज, क्या कहते हैं, देशज, इसको हम क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे ही पूछा जाए तत्सम शब्द तो आप क्या कहोगे, संस्कृत शब्द। जैसे ही पूछा जाए तद्भव आप क्या कहोगे, संस्कृत शब्दों की हिंदी, संस्कृत शब्दों की हिंदी। ठीक है भाई, समझ आ गया। तीसरा हमने कहा कि भाई ये बताओ देशज किसे कहोगे, तो आपने कहा कि देशज का मतलब मैम देशज, देशज का मतलब देशज। जल्दी से बताओ देश किसे कहते हैं, देश का अर्थ होगा देश, है ना, और जा का अर्थ होगा जन्मा, जा का अर्थ जन्मा, यानी जिनका जन्म अपने देश में हुआ है वो देशज कहलाते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना क्षेत्रीय भाषा के शब्द आएंगे, क्षेत्रीय भाषा के शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, वो हमारे क्या कहलाते हैं, देश शब्द कहलाते हैं। इनका जन्म देश में हुआ है, इन शब्दों का जन्म देश में हुआ है, कहीं बाहर से नहीं है, ज्यादा पुराने नहीं है, लेकिन इनके बैकग्राउंड का पता नहीं चलता कि कितने पुराने हैं, कितने पुराने हैं, ये बात का पता नहीं चलता, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको देशज कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा के शब्द है, ग्रामीण भाषा के शब्द हैं, जैसे जैसे पगड़ी, ना, पगड़ी, ढोर, थैला, गड़बड़, झाला। ये जो शब्द हैं ये कैसे हैं साथियों, ये पूर्ण रूप से आपके ग्रामीण भाषा के शब्द हैं, पूर्ण रूप से कैसे हैं, ग्रामीण भाषा के शब्द हैं। तो याद रखिएगा क्षेत्रीय भाषा के शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको देशज कहते हैं। कि उनको क्या कहते हैं, उनको साथियों देशज कहते हैं, उनको देशज कहते हैं। फटाफट, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। वेरी गुड अंशिका। चलिए यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं अगला। अब करते हैं, दो चीज हमारी बची है, एक तो बचा है विदेशज और दूसरा बचा है संकर। क्या बचा है, विदेशज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख ले, विदेशज, क्या लिखा है, विदेशज। विदेशज का अर्थ क्या हुआ, पहला तो है हमारा विदेश, क्या है, विदेश, और जा मतलब क्या हुआ, जा का अर्थ होता है जन्मा, जा का अर्थ क्या हुआ, जन्मा हुआ। तो हम क्या कहेंगे, विदेशों से आए, विदेशों से आए जो शब्द होते हैं, विदेशों से आए जो शब्द होते हैं साथियों वो क्या कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं। विदेशों से जो शब्द आए, क्यों, क्योंकि हमारे देश में विदेशी आए थे व्यापार करने के लिए। हमारे देश में ब्रिटेन से लोग आए, फ्रांस से लोग आए, पुर्तगाल से लोग आए, स्पेन से लोग आए, नीदरलैंड से आए। तो जब ये हमारे देश में आए, जापान से भी आए व्यापार करने के उद्देश्य से, चीन से भी आए, है ना। तो जब ये हमारे देश में आए तो अपनी भाषा के शब्द भी लेके आए, अपनी भाषा के शब्द लेके आए। हमने उन शब्दों का प्रयोग किया अपनी भाषा के साथ, तो वो हमारी भाषा के साथ यही घुल मिल गए और यहीं रह गए। ठीक है, तो विदेशज किसे कहते हैं, विदेशों से जो शब्द आए वह हमारे विदेशज कहलाते हैं। जैसे कपड़ा,
सायोनारा, रिक्शा, चाय, कैंची, बेगम। ये कैसे शब्द है साथियों? विदेशी शब्द है। अब यहां पर याद रखना, विदेशी शब्दों में 3 प्रकार के मुख्य शब्द थे। 3 प्रकार के मुख्य शब्द हैं। 3 प्रकार के मुख्य शब्द हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के मुख्य शब्द हैं? एक तो है आपका अंग्रेजी। कौन सा है? अंग्रेजी है। दूसरा क्या है? अरबी है, अरब, ठीक है, अरब से आया। और तीसरा क्या है? आपका फारसी है। यानी कौन से हैं? आपका अंग्रेजी है, अरबी है और फारसी है। ये जो 3 शब्द हैं ये मुख्य रूप से आए हैं और इनकी संख्या भी ज्यादा है, बाकी सभी की संख्या कम है। तो बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया विदेशज। अब हम बात करते हैं साथियों, 5वें को कहा जाता है संकर। 5वें को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। संकर क्या है? संकर को आप याद रखिएगा, हाइब्रिड। संकर किसे कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? दो स्रोतों से बना एक शब्द। क्या होता है? 2 स्रोतों से बना एक शब्द होता है। 2 स्रोत कौन कौन से हुए? एक तो हमारा विदेशज हो गया, एक तो हमारा देशज हो गया। या हम कह सकते हैं एक हमारा देशज हो गया, दूसरा हमारा कोई और हो गया। तो इस तरह से 2 अलग अलग स्ट्रीम से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। क्या कहलाता है? संकर कहलाता है। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 2 अलग अलग स्रोतों से बना शब्द संकर कहलाता है। ठीक है, संकर कहलाता है। जैसे हमने यहां से पहला शब्द ले लिया रेल। क्या लिया? रेल ले लिया। और दूसरा क्या ले लिया? दूसरा हमने ले लिया गाड़ी। रेल हमारा विदेशी शब्द है, गाड़ी हमारा तद्भव है। तो दोनों को मिला दी तो क्या बन गई? रेलगाड़ी। क्या बन गई? रेलगाड़ी। ठीक है। एक तो साथियों हमने ले लिया स्टेशन, है ना, और दूसरा ले लिया मास्टर, स्टेशन मास्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? स्टेशन मास्टर हो जाएगा। स्टेशन मास्टर हो जाएगा। जैसे साथियों यहाँ पर बात करें, एक शब्द है आपका अजायब, है ना, अरबी भाषा का शब्द है अजायब। दूसरा क्या ले लिया? घर ले लिया और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? अजायब घर बन गया। क्या बन गया? अजायब घर बन गया। तो जो अजायब घर है वो हमारा कैसा शब्द है? आप कहोगे संकर शब्द है। हम कहेंगे क्यों संकर शब्द है? आप कहोगे क्योंकि 2 अलग अलग स्रोतों से निर्मित है। 2 अलग अलग स्रोतों से निर्मित है, इसलिए मैम जी इसमें क्या होगा? संकर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? भाई किसी का अगर हो तो फटाफट कमेंट करिएगा। बच्चे 4 पाई अभी यहाँ नहीं आएगा, 4 पाई आगे आएगा। हेमा 4 पाई यहाँ नहीं आएगा, 4 पाई आगे आएगा। कैसे फिर बताएंगे? ठीक है, अभी आगे बहुत सी चीजें आएंगी। वस्त्र जो है आपका, वस्त्र आपका मूल शब्द है। मूल आपका जो वस्त्र है ना, वही आपका देश शब्द है, जिसको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव में हो जाएगा, उसकी हिंदी हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आगे आने दो ना, तभी तो आप पहचानोगे अंतर क्या होता है। तभी बच्चा आप सही से पहचान पाओगे कि इनमें अंतर क्या होता है। जैसे हमारे कई साथी कह रहे हैं 4 पाई। बच्चा 4 पाई इसमें नहीं आएगा। 4 पाई कहाँ आएगा? हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी इसमें 4 पाई नहीं आएगा। यहाँ तक आप सभी ने लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, बहुत ज्यादा आसान है, जिसको कहा जाता है रचना के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं बनावट के आधार पर, जिसको हम कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिएगा, व्युत्पत्ति को जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? बी प्लस उत्पत्ति। यानी यहाँ पर जो उत्पत्ति है वो कैसी है? वी है, कहने का मतलब विशेष है।
यहाँ पर जो उत्पत्ति है वो कैसी है, विशेष है। उत्पत्ति तो हो चुकी थी, उत्पत्ति तो पीछे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसको विशेष बना दिया गया। क्या बनाया गया, विशेष बनाया गया। सबसे पहला आएगा रूढ़। क्या आएगा, रूढ़ आएगा। रूढ़ किसे कहते हो, आपने पढ़ा होगा, रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं पढ़ी होंगी ना, तो जिनका हम कोई खंड नहीं कर सकते, जिनके हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, उनको हम किसमें कहेंगे, रूढ़ कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जिनका सार्थक, जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सके, जिनके सार्थक टुकड़े ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको साथियों रूढ़ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, रूढ़ कहेंगे। जिनके सार्थक टुकड़े ना हो, ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे जैसे आप कहोगे कि मैम जैसे हमने लिखा कमल, हम भाई ठीक है। जैसे हम कहेंगे हमने लिखा है जल, ठीक है। जैसे हम कहें हमने लिखा है रमा, ठीक है, ये आपके शब्द हैं। अब हमने क्या किया, इनको हमने तोड़ने की कोशिश की। जैसे हमने का और मल को अगर हटाया तो एक तरफ कर दिया कम और दूसरी तरफ कर दिया ला, तो कम का अर्थ है, ला का अर्थ है नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये साथियों रूढ़ है, अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जल का होगा नहीं, रमा का होगा नहीं। हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके कोई सार्थक टुकड़े ना हो, वो हमारे योग क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका विभाजन है वो व्युत्पत्ति के आधार पर है, ये बात समझे रहना आगे। ये किसके आधार पर है, ये साथियों व्युत्पत्ति के आधार पर है, ठीक है। दूसरा इसका है यौगिक। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, यौगिक होता है। यौगिक का मतलब होता है योग प्लस इक। अलग अलग करोगे यौगिक को तो योग प्लस इक हो जाएगा, यानी योग से निर्मित क्या हो जाएगा, इनका निर्माण कैसे होगा, योग से होगा। इनका निर्माण कैसे होगा, योग से होगा। योग की अगर हम बात करें तो साथियों जोड़ने से होगा। इनका निर्माण कैसे होगा, जोड़ने से होगा। अब आप कह रहे हो कैसे जोड़ा जाएगा, तो सबसे पहला इनका निर्माण बच्चा उपसर्ग से होगा, उपसर्ग से होगा। इनका निर्माण प्रत्यय से होगा, इनका निर्माण प्रत्यय से होगा। इनका निर्माण समास से होगा। कैसे, समास से। यहां पर सुन लीजिए, जैसे कोई आपका शब्द है, कोई भी शब्द एक्स वाई जेड कोई भी शब्द ले लो, और अगर आपको ने शब्द के आगे कुछ लगा दिया तो जो शब्द बनेगा वो आपका यौगिक होगा। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है प्रा और आपने जोड़ दिया योग, तो बच्चा क्या बन गया, प्रयोग बन गया। क्या बन गया, प्रयोग बन गया। और प्रयोग कैसा होगा, बनावट के आधार पर होगा, यौगिक होगा। प्रयोग बनावट के आधार पर होगा, यौगिक होगा। उपसर्ग से निर्मित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया भाई, समझ लिया आपने। अब आपने ये कहा कि मैम ऐसा है, आप ये बताइए प्रत्यय से कैसे होगा। तो हमने कहा भैया शब्द है, शब्द के पीछे कुछ लगा दो, शब्द के पीछे कुछ लगा दो, तो भी जो शब्द बनेगा वह साथियों आपका यौगिक होगा। आपने कहा ऐसा है, तो मैम ऐसा करिए, योग लिखा है और उसमें इक जोड़ दीजिए, तो भैया क्या हो गया, तो यौगिक हो जाएगा। यौगिक नहीं होगा, यौगिक हो जाएगा। और यौगिक शब्द हमारा कैसा होगा, यौगिक ही होगा। कैसे बना होगा, प्रत्यय से बना होगा। कैसे बना होगा, प्रत्यय से बना होगा। बात समझ में आई। देखिए योग के आगे कुछ जोड़ोगे तो उपसर्ग से प्रयोग बनेगा, योग के आप पीछे जोड़ दोगे तो कैसे बनेगा, तो प्रत्यय से बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि मैम ऐसा है तो एक समास से भी बना दीजिए। किससे, समास से बना दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने क्या किया बच्चा, शब्द में शब्द, समास कैसे होते हैं, शब्द में अगर हम शब्द जोड़ दें, शब्द में अगर शब्द जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, तो साथियों हमारा जो शब्द बनेगा वो समास से बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया योगासन। क्या ले लिया, योगासन। अब योगासन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द क्या है, योग है,
और दूसरा क्या है, दूसरा शब्द हमारा आसन है। क्या है, योग और आसन। तो जो दोनों को मिला दिया तो क्या हो जाएगा, योगासन हो जाएगा। क्या होगा, योगासन हो गया। योग और आसन, योगासन हो गया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यौगिक शब्दों का निर्माण कैसे होता है, यौगिक शब्द हमारे कैसे बनते हैं। समझ लिए ना, समझ लिए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम साथियों तीसरी बात करते हैं योगारूढ़ पर। किस पर, योगारूढ़ पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ाएंगे इसको। कहीं कहीं आप देखो तो योग रूढ़ आप पढ़िए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, योग कर रहा है। यहाँ पर क्या करा रहा है, यहाँ पर साथियों योग करा रहा है। अब जैसे ही ये योग आया, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है। देखिए सभी में हमने जोड़ा था ना, कहीं आगे जोड़ा, कहीं पीछे जोड़ा, कहीं शब्द कहीं शब्द में शब्द जोड़ दिया, तभी तो बनाना, तभी तो बनाना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने योग किया तो बच्चा कैसा हो गया, रूढ़ हो गया। रूढ़ मतलब क्या हुआ, खंड ना होना, खंड ना होना। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जब हम योग करने के बाद, जब हम योग करेंगे ना, योग करने के बाद टुकड़े नहीं हो पाएंगे। क्या नहीं हो पाएंगे, टुकड़े नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे ये भी समझ लीजिए, क्योंकि साथियों तीसरा पद सामने आएगा। क्या आएगा, तीसरा पद सामने आएगा। तीसरा पद सामने आएगा। कैसा तीसरा पद आएगा, कुछ हजम नहीं हो रही है बात। कैसे तीसरा पद सामने आएगा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। चलिए भाई हम हजम कराते हैं आपको। जैसे ले लिया हमने, कोई ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं आपके पंच धन मुखी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पंच क्या है, पंच संख्या है। मुखी क्या है, मुख। मुखी क्या है, मुख है। तो यहाँ पर कह रहा है पंचमुखी। क्या कह रहा है, पंचमुखी। ऐसे प्रभु जिनके पंचमुख हो उनको पंचमुखी कहते हैं। भाई ऐसी बात है, तो पंचमुखी किसे कहते हैं, पंचमुखी को जब हमने जोड़ा तो क्या हो गया, देखिए पहले हमने क्या लिया, पहले हमने ले लिया पंच, बाद में हमने शब्द क्या जोड़ा, मुखी जोड़ा, या हमने आनंद जोड़ दिया। जरूरी नहीं है मुखी जोड़े, आनंद भी जोड़ सकते हैं। तो जब हमने पंचमुखी जोड़ा तो पंचमुखी किसे कहते हैं, दोनों को मिलाया पंचमुखी हो गया। पंचमुखी अर्थात अर्थात हनुमान जी। हनुमान जी को पंचमुखी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हनुमान के आप टुकड़े नहीं कर सकते हो। अब ये नहीं कहोगे हनुधनमान, हनुधनमान। तीसरा पद अगर सामने निकल के आ गया, अच्छा चलिए अब हनुमान नहीं करते, हमने लिख दिया बजरंग बली। हमने क्या कर दिया, हमने लिख दिया बजरंग बली। तो आप कहोगे एक बजरंग हो गया, दूसरा बली हो गया, गलत। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कमल नैनी। क्या लिखा, कमल नैनी। हमने लिख दिया बच्चा मृग धन नैनी। क्या लिख दिया, मृग धन नैनी। मृग किसे कहते हैं, मृग कहते हैं हिरण को। यानी हमने पहले शब्द ले लिया मृग यानी हिरण, पहले शब्द क्या ले लिया, मृग ले लिया, जिसको कहा जाता है हिरण। और दूसरा हमने मृग में जोड़ दिया नैनी। क्या जोड़ दिया, नैनी। नैनी वो नहीं है जो मक्खन से निकलती है, वो वाली नैनी नहीं है। यहाँ पर नैनी का अर्थ है नयन, यानी ऐसे नयन जो किसके समान हो, मृग के समान हो। ऐसे नयन जो मृग के समान हो क्या कहलाते हैं, मृग नैनी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जोड़ा गया मृग नैनी तो तुरंत ही आपको क्या याद आया, तुरंत आपको याद आया मृग नैनी किसको कहा जाता है साथियों, अर्थात सीता जी। किसको कहा जाता है, सीता जी। तो ये जो सीता जी हो गई वो क्या हो गया, ये साथियों योगारूढ़ हो गया, योगा रूढ़ हो गया। यहाँ रूढ़ योग होने के बाद रूढ़ हो गया। आगे देखिएगा कुछ और भी आपको बता देते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े वो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि इसकी आज हम आपको नोट्स भी दे देंगे, है ना, जो आपको लर्न करने हैं स्वयं ही। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर जैसे हमने लिखा है पीत, पीत मतलब पीला, पीत मतलब पीला। अब हमने इसमें जोड़ दिया अंबर, क्या जोड़ दिया, अंबर जोड़ दिया। तो पीत में जब अंबर जोड़ा तो शब्द क्या बना, पीतांबर, है ना। आप लोग आरती करते हो ना, आप लोग कुछ लोग तो व्रत भी होंगे, तो क्या कहते हैं, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे कहते हो ना। तो लेकिन अगर पीतांबर की बात करें तो पीतांबर का अर्थ क्या होता है, पीला है वस्त्र जिसका, पीला है वस्त्र जिसका। और किसके वस्त्र पीले हैं साथियों, हो जाएंगे भगवान विष्णु, क्या हो जाएंगे, भगवान विष्णु हो जाएंगे साथियों। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, योगा रूढ़ हो जाएगा, क्या होगा, योगा रूढ़ हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी, और भी बेहतर मिलेगी आपको दिन प्रतिदिन। याद रखिएगा ये क्लास ठीक 12 बजे से होती है। पूर्ण रूप से शिक्षक भर्ती परीक्षा या अदर कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि हम पूरा सब कुछ आपका लेके चलते हैं, पूरा कहीं पर भी थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते हैं, जिससे कहीं भी हमसे चूक हो जाए, ठीक है। तो ठीक 12 बजे आपकी रहती है हिंदी, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि इसकी आपको पीडीएफ नोट्स आप तक मिल सके। जैसे आप नोट्स खरीदते हैं ना पैसे देके, तो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, और बेहतर आप कंटेंट होगा आपके लिए, आप तैयारी कर सकोगे, ठीक है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक 6 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच, है ना, आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। किसकी क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास होती है पर डे। और साथियों कंप्यूटर की भी क्लास होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा में दोनों ही सब्जेक्ट आएंगे 5-5 नंबर के, तो इससे आप बेहतर तैयारी कर सकें, इसीलिए साथियों ये सब आपके लिए शुरू किया गया है। तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, इसमें आपका ही फायदा है। तो मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद। एक सेकेंड, टेलीग्राम से कैसे ज्वाइन करें, ऊपर आप पिन मैसेज देख लीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है, इसमें लिखा है HTTPC, यही होगा ना सर। ये जो आपको पिन मैसेज में नीचे दिया गया है ना, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, ब्लू कलर का, देखिए डार्क ब्लू होगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लें, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और कुछ पूछने दो भाई, पूछने दो। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, धन्यवाद।